तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था और उसकी आंसर की आई थी 16 से लेकर 19 तारीख तक। तो जो लोग आंसर की को देखने में सक्सेसफुल रहे हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम आई थी कि आंसर की में जो उन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे एग्जाम टाइम में, और जब एक्चुअल आंसर की आ रही है तो वहाँ पे ऑप्शन जो उनको चेंज दिख रहा है। तो इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं वो हम उनको थोड़ा सा टेक्निकल वे में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर की उस लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहें। और यहाँ पे मैं आपको कुछ सॉल्यूशन भी दूंगा कि आपको जब एग्ज़ाम आप करोगे तो वहाँ पे जब आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आप क्या करोगे। तो मेनली जो ये इशू आ रहा है, ये जो इशू है मेनली सर्वर का ही इशू है। और जो सर्वर है वो एडुकेटी के हाथ में है, ना कि एसएससी के हाथ में। और एडुकेटी इस चीज़ को सही नहीं करना चाहेगा, वो अपनी गलती इस चीज़ में नहीं मानेगा, क्योंकि उसने जो है इस एनवायरनमेंट में कभी भी टेस्टिंग नहीं की है जहाँ पर इतने सारे एक साथ यूज़र जो हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं। हो सकता है कि वो अब थोड़ा सा अपना सर्वर और अच्छा कर ले, बट जब सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ तो बड़े लेवल पे फर्स्ट टाइम उसने एग्ज़ाम कराया था और उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि हाँ ऐसी भी दिक्कत आ सकती है। तो ये एक टेस्ट केस है जो फेल हुआ है मेरी नज़र में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है। जैसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो मैंने जो है 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। जब मेरी आंसर की आएगी तो 80 क्वेश्चन दिखा रहा है। तो जैसे मैथ में मेरे 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऑप्शन चेंज दिखा रहा है। एक तो अटैम्प्ट कम है, दूसरा ऑप्शन चेंज है। ऐसे रीजनिंग में लगभग 2 क्वेश्चन है, और जीके में 2 क्वेश्चन थे जहाँ पे मैंने इनके बारे में एकदम श्योर हूँ। पहले मैंने 10 अटैम्प्ट किए थे और फिर मैंने 2 पे क्या किया था, तुक्का मारा था। तो एक मेरा रॉन्ग था और एक मेरा राइट था। ये मैंने बाहर क्वेश्चन जो वहीं पे याद किए थे, बाहर आके जब मैंने अपने मोबाइल में चेक किया था तो ये रॉन्ग वाला तो वहाँ पर है आंसर की में, लेकिन ये राइट वाला नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो मेरा यही गायब हो गया है। और कुछ क्वेश्चन मेरे इंग्लिश में है जो नॉट अटैम्प्ट है। ठीक है, ऐसी रीजनिंग में एक मेरा नॉट अटैम्प्ट आया है। और मैथ में वैसे मैंने 25 में से 25 ही किए हैं, बट यहाँ पर क्या है 3 मेरे गलत हैं जिनके ऑप्शन जो है चेंज दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैथ में मैं श्योर हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन चेंज हैं, और रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन हैं जिनके ऑप्शन चेंज हैं, और जीके में आई एम श्योर कि 2 क्वेश्चन है जिसमें से मेरा 1 गायब है, और इंग्लिश में भी ऐसे ही 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। और मैं ये 85 और 80 पे श्योरिटी क्यों हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ जो है मेरा एग्जाम जो है लगभग 20 मिनट पहले हो चुका था और मैंने वहाँ पे 2 बार काउंटिंग भी की थी। ठीक है, तो ऐसा मैं एकदम इस बात के लिए श्योर हूँ। अब हम थोड़ा सा सर्वर देख लेते हैं कि मतलब जो आर्किटेक्चर होता है वो किस तरीके से होता है सर्वर का। तो ये है हमारा यूज़र मतलब आप लोग जो एग्ज़ाम देते हो, और ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं C1 C2 C3 C12। तो आपको इस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देते हैं। हम इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं क्लाइंट। और एक होता है सर्वर, और सर्वर के अंदर क्या होता है, एक बैकएंड का कोड होता है और एक होता है डेटाबेस। ठीक है, तो और ये सारी चीज़ें एक एपीआई में बाउंड रहती हैं। और एपीआई क्या करता है, सर्वर और जो हमारा क्लाइंट है इनको कनेक्ट करने का काम करता है एक तरीके से। यहाँ से मतलब डेटा को ट्रांसफर करता है फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड बैक एंड टू फ्रंट एंड। ठीक है, और जो डेटा आता है और वो बैक एंड की हेल्प से यहाँ पे सेव होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो भी क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट किए तो सबसे पहले वो वैलिडेशन चेक करेगा कि आप एक ऑथेंटिकेट यूज़र है या नहीं, और आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसकी आईडी करेक्ट है कि नहीं, और उसमें जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया उसकी आईडी करेक्ट है कि नहीं, और उसके बाद में वो डेटाबेस में एंट्री करेगा। ठीक है, अब इसको सेव कराने का एक तरीका क्या है कि सर्वर से डेटाबेस में डायरेक्ट कोड सेव हो जाए, और जो भी आपके ऑप्शन है वो सेव हो जाए। बट इससे होगा क्या कि एक साथ जब मल्टीपल यूज़र एपीआई को हिट मारेंगे तो ये हमारा सर्वर जो क्रैश हो जाएगा, जैसा कि हमें ये सब देखने को मिला था आंसर की को ओपन करते टाइम। तो वहाँ पे सर्वर हमारा क्रैश हो चुका था बिल्कुल ही। अब मेनली इसका रीज़न क्या था कि या तो एसएससी और एडुकेटी ये दोनों ही आपकी आंसर की को शो नहीं कराना चाहते हैं, ताकि कम से कम यूज़र जो है आंसर की देख पाएँ, क्योंकि सर्वर जो लगभग 2 दिन तक बंद रहा था। और सर्वर को ऐसे अप करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुझे लगता है यहाँ पे ये जानबूझ के किया गया है। सर्वर को क्रैश मतलब क्रैश हो गया है, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की गई है। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। जब इतनी बड़ी एजेंसी जो एग्ज़ाम करा रही है तो उसके पास डेवलपर तो होंगे ही थोड़े बहुत अच्छे, तो वो इस चीज़ को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि जितने बच्चे होंगे वो उतनी क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डालेंगे कि ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। तो वहाँ पे एसएससी को थोड़ा सा काम करना पड़ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि लोग एक दूसरे की आंसर की ना देख लें, तो एसएससी इस बात को भी छुपाना चाहता होगा यहाँ पे। और थोड़ा सा मेन बात पे आते हैं
तो जैसे मैंने इसके बारे में बता दिया, क्लाइंट हो गया हमारा फ्रंट एंड। और अब यहाँ पे जैसे एक ही यूज़र दिखा रहा है, तो जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत सारे यूज़र होंगे, U1 U2 U3 और ऐसे करके अप टू n टाइम्स। ठीक है, अब ये जैसे सपोज करो एक यूज़र U1 है, उसने रिक्वेस्ट को हिट किया जब भी आपने सेव का, नेक्स्ट का या प्रीवियस का बटन दबाया, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे API जो होगी वो हिट होगी। हिट हिट होने के बाद में सर्वर को हिट कराएगी सबसे पहले है। ठीक है, तो अब जैसे रिक्वेस्ट हिट की जा रही है U1 के द्वारा, U2 के द्वारा, U3, ऐसा करके बहुत सारे यूज़र हैं। तो सबसे पहले मान के चलो 1 ने किया है हिट, फिर 3 ने किया है, फिर 2 ने किया है, फिर 5 ने किया, ऐसा एक सीक्वेंस बन रहा है। तो सर्वर क्या करेगा, इन सारे रिक्वेस्ट को जो है एक क्यू फॉर्म में यानी कि एक लाइन में लगा देगा कि सबसे पहले किसने रिक्वेस्ट हिट की है, और हर एक को एक वर्कर अलोकेट कराएगा। और वर्कर क्या होता है, मेनली जो हमारे बैकग्राउंड के जो टास्क होते हैं उनको डेटाबेस में सेव कराने का काम करता है। और एक वर्ड यहाँ पे है कैच। तो कैच क्या करता है, जो हमारा डेटाबेस में जो भी डेटा सेव हो रहा है तो उसको एक टेम्परेरी फॉर्म में रखता है सर्वर पे, ताकि क्या हो कि जब आप रिक्वेस्ट हिट करोगे तो वो डायरेक्ट डेटाबेस से डेटा ना लेके आके कैच में जो डेटा सेव हुआ होगा उसको आपको रिटर्न कर देगा। तो पूरा प्रोसेस लगभग इसी तरीके से चलता है। और जो मुझसे सीनियर डेवलपर होंगे वो इस प्रॉब्लम को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट होता क्या है कि सपोज करो यूज़र ने, जैसे फर्स्ट यूज़र है, उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया A, बाद में उसको तुरंत ही रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं A नहीं, मैंने गलती से ये लगा दिया, B मेरा हिट होना चाहिए। अब सर्वर पे क्या हुआ, A हिट होके चला गया। ठीक है, सर्वर पे A हिट हुआ, A इधर क्यू में आया और क्यू ने इसको वर्कर को दिया और वर्कर ने जो है डेटाबेस में सेव करा दिया। लेकिन आपने तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर ही क्या किया, ऑप्शन B लगा दिया। अब जब तक ये रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाई, ऊपर से सर्वर के ऊपर क्या है, लोड है, आपने B लगा दिया। अब हो सकता है B इधर आए तो आपके डेटाबेस में डेटा सेव हो, और हो सकता है सर्वर पर लोड है तो ये लैग कर जाए और B यहाँ तक आए ही ना, और आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव ही ना हो। तो मेन रीज़न यही है कि सर्वर में जो इशू आया है, मतलब सर्वर पे एकदम से लोड आया है और एडीबीटी का जो सर्वर था वो इतना पावरफुल नहीं था कि इस चीज़ को जल्दी से डिटेक्ट करे। और TCS में ये प्रॉब्लम नहीं आती थी क्योंकि उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और अच्छे डेवलपर हैं। और वो TCS का जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी पुराना है। जैसे मैं जो यूज़ कर रहा था TCS का सॉफ्टवेयर, तो मैं लगभग 2016 से अपने कॉलेज में देख रहा था, और TCS जो अब आई थी वो 2018 से आई थी। तो मैं 2 साल पहले से इस सॉफ्टवेयर को देख रहा था, जहाँ पे मैंने एग्ज़ाम भी दिए, जैसे NQT होता है। ठीक है, तो TCS ने ये एग्ज़ाम कराया था हमारे कॉलेज में 2017 में, तब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था। सेम इंटरफेस था, बाद में TCS ने इसको और अच्छा किया था, बट एडीबीटी इसको पहली बार करा रही है। तो अब वो यहाँ से अच्छा करना स्टार्ट करेगी, जबकि TCS अच्छा कर चुका था पहले से ही। ठीक है, अब एक और हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। तो जैसे होता क्या है, जब हम कोई भी कोड डेवलप करते हैं तो वहाँ पे लगभग कितनी स्टेज होती है। देखो, जब सबसे पहले कोड जो डेवलप होता है वो लोकल पे होता है, फिर होता है हमारा डेव, फिर होता है हमारा UAT, और फिर आता है हमारा प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग डेवलपर होते हैं, 1 2 3, ये अलग अलग कोड लिखते हैं। और हर एक जब डेवलपर 1 ने अपना कोड लिख लिया तो वो क्या करेगा, जो डेवलपमेंट का सर्वर है उस पर पुश कर देगा, फिर ऐसे ही डेवलपर 2, डेवलपर 3, फिर जब इन सब डेवलपर्स का कोड मर्ज हो जाता है तो ये लोग टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग करने वाला एक ही यूज़र है, 1 या 2। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो अपने हिसाब से ही टेस्टिंग करते हैं, जो उनको टास्क मिला है वो टास्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट जो है, एक यूज़र कितनी रिक्वेस्ट हिट कर लेगा एक बार में, तो यहाँ पे क्या है, सर्वर पे इतना इशू नहीं आता है क्योंकि उतना लोड है ही नहीं, 2 यूज़र है मेनली। फिर टेस्टिंग में क्या होता है कि जो इन तीनों डेवलपर ने कोड यहाँ तक पहुँचा दिया है वो कोड यहाँ पे UAT पे आएगा। फिर यहाँ पर होते हैं टेस्टर, ये टेस्टर कोड को टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर भी कितने टेस्टर होंगे, 3 4 मैं मान के चलता हूँ, मैक्सिमम एक टीम में 10 टेस्टर हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी और इनके पास भी अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं टेस्टिंग के लिए। तो अब इनके पास रियल केस सिनेरियो नहीं हुआ कि हमारे पास 25 लाख स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, और इसमें से कितने यूज़र होंगे जो एक्चुअल में एग्जाम में आएंगे, और पर शिफ्ट कितने कैंडिडेट होंगे। तो हो सकता है उन्होंने इस टाइप की टेस्टिंग यहाँ पे की हो या ना की हो, और की भी होगी तो उन्होंने ये टेस्ट केस तो बिल्कुल ही नहीं टेस्ट किया होगा कि एक यूज़र ने ऑप्शन A लगाया है और फिर बाद में उसने ऑप्शन B लगाया है। तो अब इन लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये डेटाबेस में जो सेव हुआ था पहले A सेव हुआ था या B सेव हुआ था, क्योंकि 100 क्वेश्चन है।
ठीक है, और इन्होंने कितने क्वेश्चंस की टेस्टिंग की है और क्या आंसर इन्होंने बार बार चेक किया है। तो ये सब एक टेस्ट केस है जो इनका रह गया होगा। ठीक है, और आपको मतलब इतनी कहानी थोड़ी समझ में आई। फिर आता है हमारा मेन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या है, एक्चुअल एक सिनेरियो है जहाँ पे हम सब लोगों ने एग्जाम दिया, मतलब एक शिफ्ट में मान के चलो 10,000 बच्चे भी हैं, मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ कि 10,000 बच्चों ने टेस्ट किया और जाके उन्होंने बस अपना जो भी ऑप्शन थे वो डेटाबेस में जाके सेव करा दिए। जब एक्चुअल में आ रहा है तो पता लग रहा है कि मैंने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया था, दिखा भी रहा है और करेक्ट आंसर भी बी है। तो मेनली ये प्रॉब्लम जो आई है वो उन्हीं क्वेश्चनों में आई है जो आपने अटेम्प्ट किए हैं। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो या तो उसका ऑप्शन चेंज दिखा रहा होगा या फिर वो नॉट अटेम्प्ट दिखा रहा होगा। ये दो केस सिनेरियो बने हैं और ये जो बने हैं वो सर्वर के लैग की वजह से ही बने हैं। अब एग्जाम टाइम में आप यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, ना सर्वर ठीक कर सकते हैं, ना जो कोड पहले लिखा गया वो आप ठीक कर सकते हैं, ना आप एडुकेटी को शिकायत कर सकते हैं, ना ही जो एग्जाम हॉल है वहां पे आप किसी को कुछ बोल सकते हैं। कुछ भी नहीं आप कर सकते। आपके हाथ में क्या है वो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो देखिए मेन रीजन क्या क्या है। पहला है टेक्निकल ग्लिच, मतलब सर्वर में क्या होगा, एक लैग आया होगा या सर्वर थोड़े से टाइम के लिए फ्रीज हो गया होगा, तो वहां पे आपके ऑप्शन जो है वो सेव नहीं हो पाए होंगे ढंग से। दूसरा है डेटा सिंक इशू। तो आपने जो आपका सिस्टम है उसमें भी 3 तरीके से कोड सेव होता है। जैसे अगर मैं दिखाऊं, ये हमारा सिस्टम है फ्रंट एंड, तो यहाँ पे 3 तरीके से कोड सेव होगा। पहला होगा लोकल, दूसरा होगा सेशन और तीसरा होता है हमारा कुकीज़। ठीक है, तो मेनली जो हम डेटा सेव कराते हैं वो सेशन में सेट कराते हैं। फिर जब आप एपीआई हिट करते हैं तो वो डेटा सेशन में भी सेव करता होगा और जाके बैकएंड को भी हिट करता होगा। तो हो सकता है आपका यहाँ पे भी सेलेक्ट ना हो पाया हो। ठीक है, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा है पोर्टल शो रॉन्ग और मिसिंग सिलेक्शन, मतलब आपने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया था और पोर्टल हो सकता है ए दिखा रहा हो, ये भी एक इशू हो सकता है हमारी फाइनल आंसर की में। ठीक है, बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है इस वाले पॉइंट की। मेनली तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा है और ये भी है। दूसरा है बैकएंड मैपिंग, और बैकएंड मैपिंग का भी इशू मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि बैकएंड मैपिंग अच्छे से हुई है। लोगों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो उनके क्वेश्चन दिखा रहा है वहाँ पे, तो ये भी थोड़ा सा नेग्लिजिबल है। मेन जो है वो ये 2 पॉइंट है। ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्या करना है। एग्जाम में जब आप कोई भी ऑप्शन, जैसे आपने किसी का ए लगा दिया, बाद में आपको रियलाइज होता है कि उसका ऑप्शन बी करेक्ट है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ए से आप डायरेक्ट बी नहीं लगाएंगे, आपको या तो 1 सेकंड का पॉज लेना है ताकि सर्वर जो है हिट होने के बाद में दोबारा से उसको टाइम मिले हिट होने का। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा तरीका है, जब आप ए से बी लगा रहे हो तो आप पहले ए वाले को क्लियर करें। वहां पे जो क्लियर का बटन है ना उस पर आप क्लिक करें तो जो आपका ऑप्शन है वो ए हट जाएगा आपका सिलेक्शन से, फिर आप करेक्ट ऑप्शन बी सेलेक्ट करें। तो ये थोड़ा सा बेस्ट तरीका है। और इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप ये वाला मेथड यूज करें, मूव नेक्स्ट एंड बैक टू कंफर्म। मतलब पहले आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर लिया, फिर आप चले गए सेव का बटन दबाने के बाद में 2 पे, तो फिर आपको प्रीवियस का बटन दबाना है। यहाँ पे आपको प्रीवियस का बटन दबाना है, फिर से आप 1 पे आओगे तो वो क्या करेगा, चेक करेगा कि हाँ 1 ही सेलेक्ट था, फिर आप नेक्स्ट दबाओगे, फिर आप 2 पे चले जाओगे। तो यहाँ पर भी क्या है, आपने 2 बार जो है सर्वर को हिट किया है, तो यहाँ पर थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और मेरे हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है क्लियर्ड ऑप्शन वाला, ये एकदम राइट है कि आप जब ए से बी सेलेक्ट करने जा रहे हो तो आप अपने ऑप्शन को क्लियर करें। मैं यहाँ पे मानता हूँ कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, आप हर बार मतलब एक सेक्शन अटेम्प्ट किया है तो उसको फिर से आप 1 क्वेश्चन से लास्ट तक जाएंगे और आपको ये हर एक सेक्शन के लिए करना है। ठीक है, और बस यही 2 मेन पॉइंट हैं। बाकी के ये जो है इनविजिलेटर वाला तो ये आपकी हेल्प नहीं करने वाले हैं। और चेक रिव्यू एंड समरी पैनल ऑप्शन, ये आपको करना ही करना है कि आपने जो सेलेक्ट किए हैं वो प्रॉपर्ली आपके हाईलाइटेड हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, बट आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा पाया होगा। और जब भी आप CHSL और MTS देने जाएं तो प्लीज़ इन 2 पॉइंट को आप ध्यान में रख के पेपर अटेम्प्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको आगे और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिनका एग्जाम है नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।